तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेटो। पठार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, इसके पहले हमने आपको माउंटेन एंड प्लेन के बारे में बताया था, और आज जो है प्लेटो एंड डेजर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि प्लेटो क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटोस, प्लेटो का या पठार का जो है वर्गीकरण। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दो मेन जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो दो रहेंगे। एक प्लेटो क्या है, व्हाट इज प्लेटो, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटोस अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी विशेषताएं भी क्या है उसी में हम साथ साथ बताते जाएंगे। तो जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पठार। पठार क्या है? तो जैसे आप लैंड फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन। माउंटेन बहुत अधिक ऊंचे आपको दिखाई देते हैं, और मैदान जो है समतल दिखाई देता है, और उसी के बीच में जो है आपको मैदान से ऊंचे और पर्वतों से नीचे, और पर्वतों से उनकी ऊंचाई कम होती है और मैदानों से उनकी ऊंचाई अधिक होती है। ऐसी भी आकृतियाँ आपको दिखाई देती है। हमने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स यू सीन ऑन द अर्थ सरफेस एज लाइक माउंटेन, प्लेटो, लेक्स, प्लेन एक्सेट्रा। तो प्लेटो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देखते हैं वो क्या है? एक तो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिसको हम जानते हैं कि इसका जो टॉप होता है, अपर पार्ट होता है, वो क्या होता है? फ्लैट होता है, समतल होता है। यानी कि इसका जो ऊपरी भाग होता है, शीर्ष हिस्सा होता है, वो क्या होता है? सपाट होता है, फ्लैट होता है। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो एक साइड, जैसे आप साइड्स इसकी देख रहे हैं, तो इसकी एक साइड कम से कम एटलीस्ट वन साइड जो होती है इसकी, वो अपने सराउंडिंग एरिया से जो है एबव होती है, यानी कि उससे ऊंचाई होती है। तो एक साइड कम से कम जो है अपने आसपास के एरिया से ऊंची होती है, जिससे आपको एक स्टीप स्लोप दिखता है। यानी उस साइड में जो साइड अपने एडजेसेंट एरिया से ऊंचा होगा तो उसमें आपको स्टीप स्लोप दिखेगा, जो है डीप ढाल दिखेगा। तो ऐसी विशेषता कम से कम एक साइड में होनी चाहिए उसके, ठीक। और ये अपने एडजेसेंट एरिया है उससे ऊंचा होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी तीन विशेषताएं आपको समझ में आ रही है कि ये तो पर्वतों से नीचे होते हैं, और सामान्यता की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पठार हैं जो पर्वतों से भी ऊपर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर्वतों से अधिक ऊंचाई होती है उनकी। लेकिन हम सामान्य रूप में आपको बता रहे हैं सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं कि ये पर्वतों से ऊंचे सामान्यतः, और मैदानों से जो है उनकी ऊंचाई अधिक होती है। दूसरी कि इनका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इनका फ्लैट जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, जो इसका शीर्ष होता है वो सपाट होता है। और तीसरा, इसकी कम से कम एक भुजा जो है होती है वो अपने संबद्ध क्षेत्र से अधिक ऊंचाई पर होती है, यानी कि वो स्टीप स्लोप होता है, उस पर ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अ फ्लैट टॉप्ड एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स, ठीक, which rises sharply above the surrounding area on at least one side। ये इसकी डिफिनीशन है कि पठार क्या है। पठार जो है फ्लैट टॉप, पठार जो होते हैं उनका जो ऊपरी भाग होता है, शीर्ष होता है, वो समतल होता है, और ये एलिवेटेड फॉर्म होते हैं, यानी कि ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं
ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं कि अपने संबद्ध क्षेत्र से कम एक तरफ जो है अधिक ऊंचाई पर होते हैं। हमने कहा ना, इट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरियाज ऑन एट लीस्ट, कम से कम एक साइड पर जो है अधिक ऊंचाई आपको दिखाई देगा। तो ये प्लेटो की जो है डिफिनीशन है। यानी कि फिर से समझिए आप, और सरल भाषा में आपको बताते हैं कि पठार पृथ्वी की सतह पर जो है, पठार पृथ्वी की सतह पर वे उच्च भाग होते हैं जिनकी कम से कम एक सतह अपने संबद्ध क्षेत्र से अधिक ऊंची व ढाल युक्त होती है, और साथ ही उनका जो ऊपरी भाग होता है वो सपाट होता है, जैसे कि टेबल, जैसे कि मेज। यानी कि प्लेटोज आर दोज हाई रीजन्स, प्लेटो आर दोज हाई लैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन साइड इज स्टीप अलॉन्ग विद द फ्लैट टॉप एज टेबल। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पठार जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर वे उच्च क्षेत्र हैं जिनकी कम से कम एक भुजा जो है ढाल युक्त होती है, और साथ ही उनका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी क्षेत्र है, शीर्ष क्षेत्र है, वो सपाट है। तो ये आपकी प्लेटो की डिफिनीशन है कि इस तरीके से आप प्लेटो को पहचानते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस जो है हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे कि प्लेटो का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके पहले वर्ड का मैप बना देंगे, जिससे कि हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा प्लेटो कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है। तो सबसे पहले फर्स्टली वी ड्रा अ वर्ड मैप। एक आप वर्ड में बना लें।
ये आपका वर्ड का मैप है। आप बता रहे हैं आपको प्लेटो जो देर से आए वो समझ लें एक बार फिर से कि व्हाट इज द प्लेटो। पठार क्या है? पठार जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर उच्च क्षेत्र होते हैं, ठीक, जिनकी कम से कम एक भुजा जो है तीव्र ढाल वाली हो और उनका जो शीर्ष क्षेत्र है वो सपाट हो, फ्लैट हो, एज अ टेबल, जैसे कि आप मैच देखते हैं, ठीक। प्लेटो इज फ्लैट टॉप्ड, जो उसका क्षेत्र होता है वो ऊपरी क्षेत्र होता है, कैसे फ्लैट टॉप्ड होता है। ठीक, प्लेटो इज फ्लैट टॉप्ड एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स, ठीक, विच राइजेस शार्पली above the surrounding areas on at least one side, ठीक। पठार जो होते हैं वो पठार जो होते हैं वो जो शीर्ष भाग होता है, पठार जो होते हैं वो शीर्ष भाग उनका सपाट होता है और वो पृथ्वी की सतह पर उच्च जो एलिवेटेड यानी कि उच्च भाग होते हैं, जिनकी कम से कम एक भुजा अपने संबद्ध क्षेत्र यानी जो उनका सराउंडिंग एरिया है उससे जो है अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जिससे उनका तीव्र ढाल दिखाई देता है, ठीक। बात समझ में आ गई क्या है? प्लेटोज आर दोज रीजन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक, विच हैज द टॉप floor as flat and at least one side which is deep, उसका जो है एक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? तीव्र होता है। तो ये आपका प्लेटो की डेफिनेशन थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटोस, प्लेटो का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटोस, पठार का वर्गीकरण। देखिए, जो पठार का क्षेत्र है वो पृथ्वी की सतह पर जो हमारा स्थल भाग है उसके जो है 33% भाग, 33%। Plato's covered 33% of the whole area of the world, यानी कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसके 33% भाग पर जो है हमारे पठार का वितरण पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि 26% पे माउंटेन्स एंड हिल्स है, जिनमें भी 12% पे माउंटेन्स है एंड 14% पर हिल्स है। 12% भाग पर जो है उच्च पर्वत है और 14% भाग पर पहाड़ियाँ, यानी कि 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 41% भाग पर मैदान पाए जाते हैं और 33% यानी कि पृथ्वी की जो स्थल मंडल है उसके लगभग 1/3 भाग पर जो है हमारे पठार पाए जाते हैं, पठारों का वितरण पाया जाता है। अब पठार का वर्गीकरण करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटोस, पहले आप उससे जान लेंगे। पठार जो होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ माने जाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। होते कुछ थर्ड ऑर्डर के भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ माने जाते हैं, ज्यादातर सेकेंड ऑर्डर रिलीफ माने जाते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति तो कई तरीके से होती है, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से होती है, अंतर्जात बलों की वजह से होती है। अगर कोई भी क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, ठीक, जो हमारे अंतर्जात बल है, अंतर्जात बलों की वजह से, तो हमारे पठारों के निर्माण में 2 तरीके के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक, एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। पृथ्वी की सतह के नीचे जो कार्य करते हैं, यहाँ मान लीजिए अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह के जो नीचे कार्य करते हैं वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहलाते हैं, इंडोजेनेटिक। और जो पृथ्वी की सतह के ऊपर कहलाते हैं
कार्य करते हैं वो कहलाते हैं आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में अंतर्जात बल, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करते हैं वो अंतर्जात बल कहलाते हैं। उसमें दो तरीके के बल हैं अंतर्जातों में, एक डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है और जो है आपका सडन फोर्सेज है। तो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो पटल विरूपणी संचलन, यानी कि जो पटल में विरूपण ला दे, पटल में परिवर्तन ला दे। अभी पृथ्वी की सतह समतल थी और नीचे से कोई फोर्स लगा और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया या ये ऐसे हो गया, तो पटल विरूपणी यानी कि जो पटल है उसमें क्या कर दिया, इसने डिफॉर्मेशन कर दिया, विरूपण कर दिया, परिवर्तन ला दिया। विरूपण मीन्स उसके रूप में परिवर्तन ला देना। तो पटल विरूपणी, तो उसी के आधार पर इसको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो कार्य करते हैं उन्हीं के आधार पर अंतर्जात बल के द्वारा निर्मित पठार या पटल विरूपणी संचलन के द्वारा निर्मित पठार, वो उसका एक प्रकार होता है। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो तरीके से काम करते हैं, एक तो ये वर्टिकल काम करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल काम करते हैं। दो तरीके से बल कार्य करते हैं, एक तो वर्टिकल लंबवत बल कार्य करते हैं, या ऊपर की ओर जा सकता है और नीचे की ओर भी जा सकता है। अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है आपके पटल में और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, जिसे हम लोग अपलिफ्ट कहते हैं। जब ऊपर की ओर अपने आसपास क्षेत्र से कोई जो है स्थल जो है या कोई स्थल का भाग जो ऊपर हो जाता है तो उसमें अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी कि उत्थान हो जाता है। और जब जो मान लीजिए कोई स्थल का भाग है वो अपने आसपास क्षेत्र से नीचे चला जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, अवतलन हो जाता है, सब्सिडेंस हो जाता है, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, नीचे की ओर मूवमेंट हो गया। इसी तरीके से क्षैतिज मूवमेंट होता है, क्षैतिज संचलन होता है। जब दोनों बल आमने सामने कार्य करते हैं तो उनको हम लैटरल फोर्सेस कहते हैं, पार्श्ववर्ती बल कहते हैं। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो उनसे पर्वतों का निर्माण होता है। इसी तरीके से जब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं तो आपस में टेंशन होती है। टेंशन होने से क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर दरार पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसी से भी आगे चलकर फॉल्ट बनते हैं, जिन्हें हम भ्रंश कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एंडोजेनेटिक फोर्सेस हमारे कार्य करते हैं पृथ्वी की सतह पर, यानी कि पटल जो है हमारा, पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन लाते हैं। और ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं यही आपकी क्या है, विविधता है, उच्चावच की विविधता है, जो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। जैसे आपने माउंटेन कह दिया और प्लेटो कह दिया, प्लेन कह दिया, लेक्स कह दिया, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस है। विभिन्न प्रकार के जो है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले उच्चावच स्वरूप है, रिलीफ फीचर्स है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो होते हैं वो वाह्य जो जनित बल कहलाते हैं। उनमें मुख्य रूप से जो कारक होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, रिवर है, ग्लेशियल है और विंड है, ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर जो विषमता उत्पन्न है उसको समता लाने का प्रयास करते हैं। दो तरीके से करते हैं, एक इरोजन करते हैं, जहाँ देखते हैं कि बहुत अधिक ऊंचा है उसका अपर्दन कर देते हैं, जहाँ देखते हैं कि नीचे आए वो अपने आधार तल से उसमें क्या करते थे, डिपोजिशन करते हैं। यानी कि ये अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से कार्य करते हैं हमारे जो वाह्य शक्तियाँ हैं, जिन्हें हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, वाह्य, क्योंकि ये तो आपको पृथ्वी की सतह पर ही सब चीज़ें मिल रही हैं। जैसे रिवर मिल रहा है, जल, और रिवर नदियाँ मिल रही हैं, और वायु है, हिमानी है, ये सब क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है। और ये अपने मूवमेंट के द्वारा जब इनकी गति होती है तो ये अपर्दन और निक्षेपण करते हुए ये जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको हम अपर्दनात्मक या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लेटो की बात कर रहे हैं, पठार की बात कर रहे हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि दो बलों के कारण जो है पठार यहाँ पर बनते हुए हम आपको दिखाएंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि आंतरिक बल जो हैं उनके आधार पर कैसे पठारों का निर्माण होता है और कौन से पठार कहलाते हैं। वैसे पठारों का निर्माण एंडोजेनेटिक फोर्सेस से होता है और पटल विरूपण के संचलन से होता है, लेकिन जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन किया गया है कि उनकी स्थिति क्या है। पटल विरूपणी संचलन जो होता है
पटल विरूपण संचलन, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट बोलते हैं। डायस्ट्रोफिक, तो इसमें जो बल कार्य करते हो हमने बता दिया कि इस संचलन में जो बल कार्य करते हैं वो एंडोजेनेटिक कार्य करते हैं और एक्सोजेनेटिक कार्य करते हैं। दो तरीके के बल कार्य आपके करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब इनसे जब पठार का निर्माण होता है वो आपके लोकेशन के आधार पर बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, उनकी स्थिति के आधार पर। जैसे पहला इसमें बताया गया है आपका इंटर माउंटेन प्लेटो, ठीक, अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। अंतर पर्वतीय पठार। अब इन पठारों की विशेषता ये होती है कि ये पठार जो होते हैं ये चारों तरफ पर्वतों से घिरे होते हैं। हमने आपको पहले बता दिया था कि इनकी जो प्रक्रिया है निर्माण, जो निर्माण हो रहा है वो तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की से हो रहा है। अब इनमें जो हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस लिए हैं उनके आधार पर जो है, उनके आधार पर पठारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम उनकी लोकेशन के आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेटो। ठीक, पहला है इंटर माउंटेन प्लेटो यानी कि अंतर पर्वतीय पठार, ऐसे पठार जिन जो चारों तरफ किससे घिरे रहते हैं, पर्वतों से घिरे रहते हैं, यानी कि उन पर्वतों के बीच में स्थित है। इस तरह का एग्जाम्पल जो है आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत प्लेटो है जो आपका, इसी तरीके का आपका चिली का पठार है, चिली प्लेटो। बोलिविया, तिब्बत का पठार एशिया में, ज्यादातर पोर्शन उसको चाइना में। तिब्बत का फिर बोलिविया और पेरू। बोलिविया का पठार और पेरू। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेटो, महाद्वीपीय पठार। जिनकी लोकेशन महाद्वीप है। ये वास्तव में जो ये पठार है वो बहुत प्राचीन पठार है। ये पृथ्वी की जो सतह है हमारे उसके अति प्राचीन भाग है, जैसे कनाडा का लारेशिया। इसके एग्जाम्पल में लारेशिया कनाडा में है, लारेशिया का पठार। इसी तरह अपना जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये आप जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर प्लेटो जिसे हम बोलते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो भी बहुत पुराना है। पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया।
द्वीपीय पठार। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का भी पठार, ऑस्ट्रेलियन प्लेटो भी इसी में आता है। ऑस्ट्रेलिया का हो गया। इसी तरह ब्राजील है, ब्राजील का पठार है, ब्राजीलियन प्लेटो जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अति प्राचीन, हमने आपको जब कॉन्टिनेंट, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट था तो हमने आपको बताया भी था कि जो पैंजिया का विखंडन हुआ था वो किसमें हुआ था, गोंडवाना और लारेशिया। ठीक, लारेशिया में ये 49 अंश नॉर्थ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। हाँ, लारेशिया, लारेशिया 49 अंश उत्तरी अक्षांश जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ठीक, और रियो ग्रांडो रिवर जो है हमारे मैक्सिको को और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती है। ठीक, तो ये कनाडा में लारेशिया है आपका। ठीक, इसके बाद पर्वतपातीय पठार, पीडमांट प्लेटो। ये सब मैप में बता दीजिए आपने इसमें। हाँ, मैप में तो बता रहे, आपको बताया तो। ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है, अब चूंकि ये इतना बड़ा है पूरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो आप देख रहे हैं, यहाँ के नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। हाँ, गोंडवाना लैंड के तो ये सब हिस्से हैं, हमने आपको बताया था कि हाँ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत भी है। हमने बताया था कि पैंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ था पहले, और नॉर्थ हिस्सा जो उत्तरी भाग था उसका वो कहलाया था लारेशिया, और जो साउथ कहलाया था वो गोंडवाना। और हमने ये भी बताया था कि भारत जो है पहले दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक, चूँकि इंडियन जो हमारी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन, वो ऊपर की नॉर्थ दिशा में मूव कर रही है, आज भी मूव कर रही है। अभी जो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि हमारे यहाँ भूकंप आया था पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे, तो वो क्या है नहीं कि प्लेटों के टकराने की वजह सिक्किम में, तो जब प्लेटें टकराती तो बहुत सारी ऊर्जा रिलीज हो जाती, वहीं पर उसका संचयन हो जाता है। जब वो नहीं निकल पाती तो क्या होती है, उससे जब उसी प्लेट पे धक्का मारेगा, यानी पृथ्वी की सतह पर उसको धक्का लगता है तो हलचलें उत्पन्न होती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक, कहते हैं ना, ज्ञात अथवा अज्ञात शक्तियों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो एक हलचल होती है उसे ये क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। नोन और अननोन, जो भी हमें ज्ञात नहीं है। ठीक, क्योंकि आगे हम डिटेल में बताएंगे सारी चीजें जब हम वो करेंगे। अभी चूंकि हम यहाँ पे मेन जो टॉपिक है उसको लेके चल रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में जो होंगी वैसे आप पूछ सकते हैं तुरंत, वो हम आपको आगे और ढंग से क्लियर होंगे। ठीक, तो ब्राज़ील जो है हमारा ये ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड, ये समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो पश्चिमी हाँ, बोलिविया ऊपर रहेगा। तो आगे हम चर्चा क्या कर रहे थे, पर्वतपातीय पठार, पर्वतपातीय पठार में क्या होता है कि जब जहां से पर्वत में तीव्र जो ढाल होता है वो समाप्त होता है उसके फुट पे, यानी पर्वतों के पाद पर, जहाँ से पर्वत जो है उनका स्लोप जो होता है वो मंद होने लगता है, जब वहाँ पर पठारों का निर्माण हो जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं, पर्वतपातीय पठार।
पीडमॉन्ट प्लेटो, पर्वत पादीय पठार। जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमॉन्ट प्लेटो है, आपलेशियन पर्वत जहां पर उसी के जस्ट नीचे ये आपका पीडमॉन्ट प्लेटो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व। ये ऊपर जो है आपलेशियन पर्वत है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमॉन्ट प्लेटो, पीडमॉन्ट प्लेटो ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा पैटागोनिया ऑफ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। पीडमॉन्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमॉन्ट, और अर्जेंटीना या साउथ अमेरिका का पैटागोनिया। फिर नेक्स्ट है आपका वोल्केनिक प्लेटो, जो सडन फोर्सेस से बनते हैं। वोल्केनिक प्लेटो, ज्वालामुखी पठार, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो बनते हैं। वास्तव में जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो दो तरीके से होता है, आप जानते हैं। एक एक्सप्लोजिव टाइप होता है और एक फिशर टाइप होता है। एक्सप्लोजिव टाइप जो होता है जिसे हम लोग विस्फोटक प्रकार कहते हैं, ठीक। तो ज्वालामुखी तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जो मैग्मा है वो गोल अथवा लगभग गोल छिद्र से वेंट के सहारे, जो एक नली होती उसके सहारे आकर जो है पृथ्वी की सतह पर जलवाष्प गैस और बहुत सारे पार्टिकल के साथ जो है आता है। उसे ये क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे से जब मैग्मा गोल अथवा लगभग गोल, सर्कुलर और नियरली सर्कुलर जो होल होता है, गोल अथवा लगभग गोल छिद्र से एक नली के सहारे पृथ्वी की सतह पर जो है जलवाष्प गैस और पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होता है, उनके साथ आकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। उसे ये क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी का स्फोट दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे अर्थ सरफेस है, एक कंडीशन तो ये कि एक्सप्लोजिव टाइप, हमने बताया क्या, विस्फोटक प्रकार से आएगा, बड़ी तेजी से और पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ते हुए अधिक ऊंचाई तक जाता है। पहले बहुत अधिक ऊंचाई तक जाएगा, एकदम विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्सप्लोजिव टाइप। बड़े बड़े इसके जो पार्टिकल से बड़े बड़े कण जो है बड़ी ऊंचाई तक उछल जाते हैं और फिर आकर पृथ्वी की सतह पर बिखर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर ठंडे होने के पश्चात जो है लावा में जो है जम जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के नीचे जब तक वो रहता है तब तक मैग्मा रहता है। जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है तो वही मैग्मा लावा के नाम से जाना जाता है, ठीक। मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ है, फर्क इतना है जब तक वो पृथ्वी की सतह के नीचे रहेगा तब तक उसको मैग्मा कहा जाता है, और जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। दूसरा ये कि फिशर, मान लीजिए कहीं दरार उसको मिल जाती है, पृथ्वी की सतह पर कहीं दरार है। अब जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ये आकर
ज्वालामुखी का जो उद्गार है हुआ, मैग्मा आकर धीरे 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 रिस रिस कर दोनों तरफ क्या होगा, जमा होता है। इसको हम लोग कहते हैं फिशर टाइप या क्वाइट टाइप। क्वाइट टाइप हाँ वोल्केनो, क्वाइट टाइप जो होता है ये ज्वालामुखी होता है। इसमें शांत फिशर, कोई दरार मिल गई तो उसी के सहारे आया और जो मैग्मा है वो दोनों तरफ जो है जमा होता रहता है धीरे 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 धीरे। जब उसकी एडसेंट जो हमारा सराउंडिंग एरियाज है उससे जब उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और स्टीप स्लोप हो जाता है तो प्लेटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भारत में दक्कन प्लेटो है, भारत में किसका, दक्कन प्लेटो। दक्कन का पठार जिसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल इसका है भारत में, भारत का दक्कन का पठार। भारत का जो ये प्रायद्वीप पठार से बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारे पठार हैं। जब आपको फिजियोग्राफी पढ़ाएंगे, भारत का जो है भौतिक विभाग पढ़ाएंगे, तब आप उसमें बताएंगे प्रायद्वीप पठार में बहुत सारे पठार हैं, तो उसका हम अलग अलग पढ़ाएंगे आपको, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय पठार। तब आप दक्कन पठार एक अलग से पढ़ेंगे जिसकी रचना हुई है वोल्केनिक इरप्शन से, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात उसकी रचना हुई, जिसमें बेसाल्ट जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से ब्राज़ील हाईलैंड्स, उसका भी क्या कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन के बाद ही हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके अंतर्जात बलों के कारण था, यानी कि अंतर्जात शक्तियों के कारण इन पठारों का जो है निर्माण हुआ और उनकी लोकेशन के आधार पर ये सारे एंडोजेनेटिक, यानी कि ये सारे जो है अंतर्जात शक्तियों के द्वारा निर्मित पठार हैं। लेकिन अंतर्जात शक्तियों में भी इनका जो वर्गीकरण किया गया वो उनकी स्थिति के आधार पर किया गया कि कहाँ कहाँ पर है। इसीलिए एक एग्जाम्पल दूसरे का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, ये नहीं है कि एक काम में एग्जाम्पल दे दिया वो दूसरे का नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। अब दूसरा देखेंगे एक्सोजेनेटिक, वाह्य जो हमारी शक्तियां हैं या वाह्य बल जो है उनके आधार। और वाह्य शक्तियां जो हैं उनमें मुख्य रूप से हम रिवर को लेंगे, नदी और हिमानी और जो है आपका वायु, इसके द्वारा जो है हम निर्मित। अब देखिए ये दोनों कार्य करते हैं, ये अपवर्तन भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। तो एंडोजेनेटिक वाह्य शक्तियों के द्वारा वाह्य शक्तियों के द्वारा निर्मित पठार, प्लेटोज फॉर्म बाय द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो इनमें किसके किसके द्वारा, पहले हम देखते हैं हिमानी द्वारा निर्मित पठार, जिसे हम लोग ग्लेशिएटेड प्लेटो कहते हैं। हाँ, मैदान भी मिलते हैं। जब वो मैदान जैसे दिखेगा तो मैदान होगा, मैदान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर लागू होंगी तो मैदान है, और पठार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स लागू होंगी
तो पठार है। दोनों मिल जाएंगे, कोई बहुत अंतर नहीं रहता है। आप देखते हैं कि जब उससे अधिक ऊंचाई हो और उसका कम से कम एक भाग जो है स्टीप साइडेड हो, उसमें ढाल, जो अधिक ऊंचा रहेगा जो क्षेत्र वही। और उसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो शीर्ष है वो फ्लैट टॉप, यानी कि उसका जो शीर्ष क्षेत्र है वो सपाट चौरस, जिसे हम लोग टेबल कहते हैं, एज अ टेबल मेज की तरीके से हो। तो वो विशेषता अगर है तो वो पठार है। बस इतना ही अंतर है। उसमें हमने बताया था कि जो मैदान होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट एंड लो लैंड फीचर्स होते हैं, ठीक। और ये फ्लैट टॉप्ड एंड जो है हाई लैंड फीचर्स होते हैं एंड राइजेस अबव द सराउंडिंग एरियाज, अपने संबद्ध क्षेत्र से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। एट लीस्ट वन साइड, आप कम से कम एक भुजा पर जो है वो ऊंचे होने चाहिए। तो ये दोनों में अंतर है, ये फ्लैट टॉप होते हैं और वो समतल होते हैं, इवन होते हैं। अब हिमानी द्वारा निर्मित पठार, हमने आपको बताया था कि हिमानी है, तो हिमानी दो तरीके से है। जैसे कुछ हिस्सा जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में हिमानियाँ मिलती भी हैं, आप जानते भी हैं। बर्फ जो है, जो आइस मिलेंगी, बड़े बड़े जो आइस के टुकड़े होते हैं, वही हमारी क्या है, हिमानियाँ है। बहुत कई किलोमीटर लंबी होती है। और वही हमारी जो सदाबहार नदियाँ होती हैं, सदावाहिनी नदियाँ होती हैं, उनके स्रोत हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, ये सब क्या है, उनका स्रोत ग्लेशियर हिमानी। अब हिमानी द्वारा निर्मित पठार, जब हिमानी वहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से मूवमेंट करती, बहुत धीमी गति होती है इनकी, तो अपरदन करते हुए चलती है और साथ ही साथ निक्षेपण भी करती है, जहाँ पर उसकी शक्ति जो होती है कम हो जाती है। तो अपरदन के द्वारा भी पठार निर्मित होते हैं, निक्षेपण के द्वारा भी पठार निर्मित होते हैं। अब हिमानी द्वारा जो निर्मित पठार है, तो आप जान रहे हैं कहाँ पर पाए जाएंगे, उच्च क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे, जहाँ पर जो है तापमान कम होगा। तो इसमें इसका एग्जाम्पल जो है क्वेबेक प्लेटो है कनाडा का। ये हिस्सा जो है अभी क्वेबेक है, या क्यूबेक भी कहते हैं इसको, क्यूबेक पठार है। कनाडा का क्यूबेक पठार। इसी तरह भारत में गढ़वाल क्षेत्र है, ये भी उसी तरीके का है। ग्रीनलैंड में जो आप देखें, ये जो है अपरदनात्मक है, ठीक। जर्मनी का प्रशिया पठार, जर्मनी का, ठीक। ये निक्षेपणात्मक है, ये हिमानी के द्वारा निक्षेपित करके बनाए गए हैं। जैसे कश्मीर में अपने जो है मर्ग क्षेत्र, तो ये निक्षेपण के द्वारा बनाए गए। अब इसी तरह नदी के द्वारा निर्मित है। फ्लूअल प्लेटो कहते हैं।
नदी द्वारा निर्मित। ये आपका जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, उसी जगह। नदी द्वारा निर्मित जब नदियां आती हैं तो नदियों में उच्च क्षेत्रों में यानी कि ऊपर भागों में जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो उनमें क्या रहता है, वेग उनका तेज होता है, तो वो अपरदन करते हुए चलती है और धीरे धीरे उनकी जब शक्ति कम होती जाती है तो धीरे धीरे डिपोजिशन करना भी करती है। वैसे वो अपने जब यंग स्टेज में रहती है तो वो अपरदन करती है। अब जैसे नदी चली ऊपर से तो नदी के द्वारा जो निर्मित पठार है तो होते क्या, जैसे नदियां हैं तो वो अपने मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है तो नदियों के द्वारा इरोजन होता रहता है, अपरदन होता रहता है, तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है किसमें बदल जाता है, पठारी क्षेत्र में बदल जाता है। जैसे हमारा विंध्यन पठार है, विंध्यन भारत का विंध्यन पठार। भारत का विंध्यन पठार देख सकते हैं इसको। इसी तरह चेरापूंजी का पठार है भारत में, उसको आप इसी में देख सकते हैं। अब वायु द्वारा निर्मित पठार देखिए, वायु द्वारा निर्मित, तो वायु क्या करती है, अपने साथ जो है कणों को उड़ाती भी है, बाहर हवा के द्वारा जो है उनके साथ साथ जो है कण उड़ते भी हैं, और बाद में जब हवाओं का वेग या वायु का वेग मंद हो जाता है तो उनका निक्षेपण भी हो जाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे लोएस है, चीन में लोएस का पठार आता है। लोएस जी। इसी तरह आपका अरब का पठार जो है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये अरब आपका क्षेत्र, अरेबियन प्लेटो, ठीक। इसी तरह पैटागोनिया जो है
पैटागोनिया है, पैटागोनिया का पठार। हाँ, दरअसल इसी जगह डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं वायु द्वारा जिसे लोएस का मैदान आपने पढ़ा उसी जगह, तो जहाँ अधिक ऊंचाई हो, इसी तरह अरब का मरुस्थल है, तो ये वायु के द्वारा निर्मित है। ठीक, ये तो हमारे पटल निरूपण में जो संचलन होता है उसमें दो तरीके से हमने आपको बताया है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा। अब हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर पठार। आपने भी दो टाइप्स पढ़े, एक अंतर्जात शक्तियों के द्वारा पठार का वर्गीकरण पढ़ा और एक वायु जनित या वायुजात शक्तियों के द्वारा निर्मित पठार पढ़ा। अब ये निर्मित नहीं है, निर्मित तो केवल उन्हीं से होते हैं, ठीक। अभी आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, कैसी उनकी आकृति। अब आकृति के आधार पर, जैसे उनकी आकृति है, जैसे मान लीजिए सपाट है, वो फ्लैट टॉप, फ्लैट, जैसे हमारा तिब्बत का सपाट या चौरस सपाट। फिर जैसे डिसेक्टेड है, बहुत उसमें विषम आकृतियां दिखाई देती हैं, कटापटा है, गर्जित है, तो हमारा प्रायद्वीप पठार है, भारत का प्रायद्वीप पठार। जहाँ पे नदियाँ वगैरह ज़्यादा होंगी वो पठार में जो है ज़्यादा जो है कटाफटा ये सब रहेगा, डिसेक्टेड। विषम या इसको घर्षित पठार भी कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय। फिर इसी में है जैसे रिजेनरेटेड बोलते हैं इसको, नवनिवेश यानी कि पुनर्यौवन। जैसे हमने आपको बताया था कि हर चीज में आप देखेंगे ज़्यादातर कि वो एक साइकिल होती है उसकी। जैसे रिवर है नदियाँ, तो वो पहले यूथ अवस्था में रहती, जैसे हम लोग पहले यंग अवस्था में रहते हैं। जो डेविस ने अपना साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था, उसमें एक ऑर्गेनिज्म से, जीव से ही इसकी तुलना करके किया। तो पहले उसको क्या माना, यंग स्टेज। जैसे हम लोगों की क्या रहती है, पहले यंग स्टेज रहती है, हम लोग बहुत ऊर्जा से भरपूर होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। उसी तरह नदियों में होता है। नदियाँ क्या है, जब अपनी यंग स्टेज में रहती हैं, यानी कि जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, यानी कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिक ऊर्जा होती है, वो बहुत अधिक होती है। तो वहाँ से देखिए वो बड़े से बड़े पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ लाती है।
और जो है बहुत तेजी से इरोजन करती है, इरोजन लंबवत करती है, वर्टिकल इरोजन करती है, यानी कि जो है अपने जो नदी घाटियाँ होती हैं उसको गहरा करती है। क्या करती है? डीप करती है। नदियों की घाटियाँ क्या होती हैं? वहाँ पर गहरी होती है। वर्टिकल इरोजन वहाँ पर ज़्यादा होता है। लैटरल इरोजन की अपेक्षा जो है वर्टिकल इरोजन होता है, यानी कि नदी जो है लंबवत अपर्दन गहराई की तरफ जो है अपनी घाटी को क्या करती है? अधिक गहरा करती है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत अधिक है। भाई ऊपर से नीचे गिर रही है, भाई बड़ी तेजी से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे वाटरफॉल आप देखते हैं, वाटरफॉल भी जो लैंडफॉर्म बनता है वो यंग स्टेज में ही बनता है। तो क्या है, घाटियाँ जो है बहुत गहरी होती जाती है, उसमें गहराई बढ़ती जाती है। भाई आप पानी जब ऊपर से नीचे बड़ी तेजी से गिराएंगे तो वो लंबवत अपर्दन करती है, इधर उधर फैलती है, सीधा जाके नीचे को गिरती फिर बहते हुए चली जाती है। तो उस समय एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है, उसकी परिवहन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। फिर जब उसकी मैच्योर स्टेज आता है तो वो लैटरल इरोजन करना शुरू कर देती है, मतलब चलता वर्टिकल इरोजन भी, लेकिन वर्टिकल इरोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्या रहता है? लैटरल इरोजन, यानी अगल बगल इरोजन करते चलती है। जैसे आप स्कार्पमेंट देखते होंगे, कगार देखते होंगे नदियों के किनारे। अब अगर नदियों के किनारे जाइए तो एक लंबवत कटान रहता है, जहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे एकदम ऐसे नहीं गया होगा कि स्लोप एकदम मंद हो, एकदम वर्टिकल स्लोप दिखेगा आपको कि लगता है एकदम नीचे खड़े हुए हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों के द्वारा बनाया जाता है, लैटरल इरोजन किया जाता है। यानी कि जब नदियाँ अपनी मैच्योर अवस्था में पहुँचती हैं तो वो अगल बगल की, मतलब पहले तो नीचे की ओर लंबवत काट रहे थे, फिर क्षैतिज जो है अपर्दन करने लगती है। जैसे मियांडरिंग शेप आप देखते हैं, तो वो सब क्या है? लैटरल इरोजन की वजह से होती है। फिर इसके बाद ओल्ड स्टेज पहुंचता है, जब वो ग्रेडेड स्टेज में पहुंच जाती है, यानी कि नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। नदी तभी तक बहेगी जब तक वो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाएगी, ग्रेडेड लेवल को, यानी कि जब वो आधार तल पे आ गई, आधार पे आ गई, अभी तो वो ऊंचाई से चली थी, अब कहाँ आ गई? आधार पे आ गई, यानी कि अब उसका बहाव एकदम मंद हो गया, अब उसके आगे वो नहीं जा सकती। तो जब ग्रेडेड लेवल को प्राप्त कर लेती है तो मैच्योर स्टेज में उसकी क्या होती है? बहुत ऊर्जा कम हो जाती है। जो महीन से महीन जो कण लाती है वो भी जाकर एक जगह इकट्ठा कर देती है। जैसे आपने उसके ओल्ड स्टेज में देखेंगे, जैसे डेल्टा आपका बनता है, डेल्टा रीजन बनता है, वो जाके नदी ग्रेडेड स्टेज में पहुंच जाती है। अब इससे ज़्यादा वो परिवहन नहीं कर सकती है और वो जो भी लाके परिवहन लाई वो सब एक जगह इकट्ठा करती चली जा रही है। तो ये तो हो गई 3 स्टेज। एक होता है रिजनरेशन, यानी कि पुनर्यौवन। पुनर्यौवन, मान लीजिए नदी जहाँ से बह रही थी वो तो आधार लेवल आ गया, आप कभी करके इसको देख भी सकते हैं, अब नदी आगे नहीं बह सकती, लेकिन उसके आगे आपने गहराई कर दी, उसके आगे आपने गहराई कर दी तो नदी फिर बहने लगी। या तो जहाँ पर नदी है, जहाँ पर बह रही थी, अब वो किसी कारण उसमें स्थान ऊंचा हो जाए अपने आसपास के क्षेत्र से, तो क्या हो जाएगा? फिर से वो अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेगी और फिर वो अपने ग्रेडेड लेवल को प्राप्त करने की कोशिश करेगी, फिर से अपने आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। तो इसी तरीके से प्लेटो भी होते हैं हमारे, जो एक समय तो एकदम नीचे पहुंच गए, इनका इरोजन हो चुका है, अपरदन हो चुका है, लेकिन पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण उनका क्या हो जाता है? अपलिफ्टमेंट हो जाता है। जैसे हमारा रांची प्लेटो है जो है उसका पाठ प्रदेश है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजनरेशन। वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण जो है 350 मीटर जो है ऊपर उठ गया है, इसलिए लोग पुनर्यौवन या इसको रिजनरेशन, रिजनरेट हो गया, यानी कि वो अपने स्टेज पे पहुंच चुका था, लेकिन उसको ऐसे संजीवनी मिल गई, ऐसी गोटी मिल गई कि फिर से उसके अंदर ताकत आ गई, यानी कि अंतर्जात शक्ति से। जैसे आप एकदम मान लीजिए कोई लोग रहते एकदम मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं बीमारी के कारण, लेकिन फिर उनको दवा दी जाती है तो फिर से वो क्या हो जाते हैं? फिर से रिजनरेट हो जाते हैं, फिर से वो अपने वर्क करने लगते हैं। वैसे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो प्लेटो होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो उसको रिजनरेट कहते हैं। जैसे रांची पठार का
पाट प्रदेश, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रांची पठार का पाट प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो कि 350 मीटर जो है ऊपर जो है सी लेवल से 350 मीटर ऊपर जो है पृथ्वी के आंतरिक बल्किताओं उठ चुका है, इसलिए उसको हम रिजनेशन प्लेटो कहते हैं। रिजनेट पुनर्यौवन पठार। ठीक इसी तरीके से डोम प्लेटो होते हैं, गुंबदकार, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है। गुंबदाकार, छोटा नागपुर का। तो इस तरीके से ये आपकी आकृति के आधार पर आंतर्वेशिसा आकृति के आधार पर है। अब हम देखते हैं कहीं कहीं पर आपको जलवायु के आधार पर भी पठार देखने को मिलेंगे, तो जलवायु के आधार पर भी हम डिवीजन आपको बता देते हैं। On the basis of the climate. जैसे आपको शुष्क प्लेटो दिखाई देता है, ड्राई प्लेटो, शुष्क पठार। ड्राई प्लेटो कौन से? जो शुष्क हो, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, रेनफॉल कम। ऐसे जो पठार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे शुष्क पठार कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं आपके अरब डेजर्ट, अरब पठार, ठीक, पैटागोनिया का पठार है। इसी तरीके से आर्द्र पठार होते हैं, जो ह्यूमिड प्लेटो कहलाते हैं। आर्द्र पठार में क्या है? जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा और वर्षा होती हो, ठीक, जैसे आपका भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। आर्द्र पठार और सारे भी है, जैसे आपका असम का पठार है, मेघालय का पठार है, ये सब आर्द्र पठार में आते हैं, ह्यूमिड। वैसे प्रायद्वीप पठार के अपेक्षा ज़्यादा जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो असम का ही कर लीजिए आप, असम का पठार और मेघालय है वो भी, लेकिन ये उससे बेस्ट असम का पठार और मेघालय का पठार। पहाड़ियों का बहुत अच्छे पठार और पहाड़ियों में अंतर है, पठार और पहाड़ियों में अंतर है। पहाड़ियों जो वो कॉनिकल शेप में होती हैं, उनकी जो
ऊपरी भाग होता है वो समुद्र के आकार का होता है, वो जो है वो नहीं होता है, मतलब फ्लैट नहीं होता। और हाइट की पर्वतों की अपेक्षा कम। जैसे असम और मेघालय में गारो खासी जयंती, हाँ, गारो खासी जयंती हिल्स पाई जाती है। हमने आपको बताया ना कि उन्हीं जगह पर, जैसे विंध्याचल क्या कहते हैं रेंज है, विंध्याचल की पर्वत है, लेकिन जब उसी जगह पर क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए नदियों के द्वारा काट दिया जाए, नदियों के द्वारा, तो वो आसपास अपने क्षेत्र से पर्वतों से तो कम हो गई, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है उससे अधिक ऊंचाई पर है, वो पठार है। वो क्षेत्र इतना उसको पठार कहते हैं। जैसे गोयस का मैदान भी है वैसे पठार भी है, पैटागोनिया डेजर्ट भी है, पैटागोनिया पठार भी है। तो वो उसी जगह पर बने हुए हैं, जो जैसा क्षेत्र दिख रहा है आपको, जो चित्र विशेषता रखता है। अब मान लीजिए उसका फ्लैट टॉप हो गया, हमने तो पहले आपको बताया कि ऐसे जो होते हैं वो ज़्यादातर जैसे नदियों के द्वारा अपर्दन कर दिया गया, वायु के द्वारा अपर्दन कर दिया गया, तो वो चौड़े हो गया, उनका फ्लैट क्या हो गया, टॉप फ्लैट, टॉप क्या हो गया, फ्लैट हो गया, शीर्ष जो होता है वो समतल हो जाता है, तो वो फिर उसकी श्रेणी में आने लगते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से कोल्ड प्लेटो भी होते हैं, कोल्ड प्लेटो भी होते हैं, जैसे हमारा कहाँ का अंटार्कटिक प्लेटो है, वो कोल्ड प्लेटो में आ जाएगा। सीख पठार, तो इस तरीके थे ये क्लासिक प्लेटो, और अधिकांश जो हमने आपको प्लेटो बताए हैं, और तो बहुत सारे पठार जो है बहुत सारे हैं, जैसे मंगोलिया प्लेटो है यहाँ पर आपका, चाइना में मंगोलिया है, चाइना के ऊपर एक मंगोलिया देश। सर एक होता है आर्द्रता वाले, हाँ और एक होता है उमस वाले से। हाँ, इनमें से क्या है? आर्द्रता ह्यूमिडिटी देखिए, जहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा है, मतलब वार्म एंड ह्यूमिड दो क्षेत्रों का उमस वाला क्षेत्र है, मतलब साथ साथ गर्मी भी और ह्यूमिडिटी भी, वो उमस वाला क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपने यहाँ बारिश होती है, बारिश होने के पहले आप देखते हैं कितना तापमान अधिक होने लगता है, इतना तापमान अधिक हो जाता है गर्मियों में। अब आप रोज़ कहते हैं कि गर्मी बहुत अधिक, आज उमस बहुत ज़्यादा है, वर्षा होगी, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं है? इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है कि आप नदी, पेड़ पौधों और मिट्टियों तक से जो है पानी का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। तब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और जब तक ह्यूमिडिटी अधिक नहीं होगी और वो अपने सेचुरेशन पॉइंट में पहुँचेगी नहीं, तब तक जो है वर्षा होगी नहीं। आप जानते हैं कि जब हमारी आर्द्रता सेचुरेशन संतृप्त अवस्था में पहुँचती है तभी वर्षा होती है। और टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी को बढ़ाता है। टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। टेम्परेचर तापमान आर्द्रता सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे जितना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब हमारी मतलब कि ये वायुमंडल की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए 25 और वायु की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से मतलब कि हर एक जो वायु का क्षेत्र है, मान लीजिए इतने घन मीटर वायु है, तो उस घन मीटर वायु की जो है एक आर्द्रता सामर्थ्य होगी। मान लीजिए कि इस क्षेत्र की वायु है और ये 25 ग्राम इसकी क्षमता है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की। ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे यहाँ छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में, जैसे राख के कण है, धूल के कण है, नमक के कण है। ये क्या करते हैं, आर्द्रता को ग्रहण करते हैं। भाई यहाँ से जब जल का जो है वाष्पीकरण हुआ तो उसको वायुमंडल में रुकने की कोई जगह भी तो चाहिए। जैसे हमारे बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय हैं, तो उनसे वाष्पीकरण होता है लगातार। कभी आप देखिए पानी को बंद करके रख दीजिए
मतलब पानी को ढक दीजिए प्लेट से, तो आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदी जो प्लेट होगी तो उसमें बनी रहेगी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो क्या है, लगातार बात बिना गैस पे चढ़ाए, अब खाली रखने की बात कर रहे हैं, रख देंगे तो आप देखिए छोटी छोटी, जितनी गर्मी रहेगी तो और ज़्यादा रहेगी। तो ये उसी तरह हमारा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में जैसे समुद्र है, रिवर है, तालाब है, ये सारे क्या वाटर निकाय हैं, जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज है। और सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं इनमें तो इनसे वाष्पीकरण होता है, और यही वाष्पीकरण जो जल वाष्प है वो वायुमंडल में जाकर जो है इस जो है संग्रहित होता है, यानी कि वहाँ पर हमारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे वायुमंडल में कण हैं जो कि हमारे आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। वो आर्द्रता को क्या करते हैं भाई, आर्द्रता कहीं जाके तो रुकेगी, जो हमारे छोटे बड़े कण ऊपर जा नहीं सकते हैं, धूल के कण, राख के कण, नमक के कण, यही सब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे उड़ जहाँ तक उनकी क्षमता है। एक निलंबन पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में लटके रहते हैं। अब यहाँ से जलवाष्प जाई तो उन्हीं के चारों तरफ क्या होती है, घनीभूत हो जाती है, और वो जो वायु का क्षेत्र है, मान लीजिए 1 घनमीटर वायु क्षेत्र है, उसकी क्षमता है 25 ग्राम धारण करने की आर्द्रता को, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर भी रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 25 ग्राम आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर ये 25 से 26 हो गया, टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो फिर इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो फिर ये जब तक ये 25 ग्राम ये वायु आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर लेगी तब तक वो सैचुरेट नहीं होगी, संतृप्त नहीं होगी, तब तक वर्षा नहीं होगी। तो 25 ग्राम तो है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी आर्द्रता कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया कि ये 1 घन मीटर वायु जो है 25 ग्राम जो है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर आपने इसको 26 कर दिया तो ये तुरंत बढ़कर 30 ग्राम हो जाएगी। अब इस तब में संतृप्त होगी जब ये 30 ग्राम हो। 25 के बाद बादल बनते हैं, बादल तो 25 मिनट के बाद नहीं, 25 हम एक उदाहरण दे रहे हैं खाली, ये नहीं कि 100% इतना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये हम एक बात बता रहे हैं कि 25 ग्राम कर सकती है, या क्योंकि अपने यहाँ टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाता है, हमारे यहाँ जो 42-44 तरीकों में जाता है। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होती है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता उसी तापमान के साथ बढ़ती जाती है, और जब तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, तो बहुत उमस लगती है हम लोग को बहुत उमस लगती है। और जब आर्द्रता मान लीजिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई तो वायु संतृप्त हो जाएगी। वायु जब संतृप्त हो जाएगी तो संघनन चालू हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, जिससे तापमान में कमी होती है। कंडेंसेशन क्या है, एक तरीके से लॉस ऑफ द टेम्परेचर है। और इसके बाद हमारे बादल बनने शुरू हो जाएंगे, और बादल बनने के बाद पहले जल की बूंदें होती छोटी छोटी, वो आपस में किसके कारण, आपस में आकर्षण बल के कारण जुड़ती जाती हैं, और पहले तो हल्की रहती है, जब जुड़ जाती हैं आपस में तो उनका भार अधिक हो जाता है, फिर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। तो इस तरीके से वर्षा होती है। ठीक, आपको समझ में आ गया? ठीक, तो इस तरीके से वर्षा होती है। और ह्यूमिड जो हम लोग कहते हैं कि जो उन्होंने कहा उमस वाला भाग, तो ह्यूमस वाला भाग वही होता है जब टेम्परेचर और रेनफॉल यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी दोनों ज़्यादा। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब हमने आपको बताया कि वायु की एक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता हो। हाँ, सिंपल ही लैंग्वेज बता रहे हैं। वायु जो है, आप जो ये वायु देख रहे हैं, तो ये वायु भी आप जान रहे हैं क्या है, एक फिजिकल एडमिक्सचर है। फिजिकल एडमिक्सचर ऑफ द मतलब एक तरीके से एडमिक्सचर ऑफ द फिजिकल एडमिक्सचर ऑफ द गैसेज है। गैसों का क्या है, भौतिक मिश्रण है। वायु क्या है, एक तरीके से बताया हमने कि भौतिक मिश्रण है गैसों का। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें और मिली हुई है। तो ये क्या कहते हैं, आपके इन्वायरमेंट में गैसें हैं, वायुमंडल है, और वायुमंडल भी गैसों से ही मिलकर बनता है। मतलब वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैस
गैसेस जो है और इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके और वाटर वेपर है, इनसे मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है, जिसमें गैसों की मात्रा अधिक रहती है। इसलिए जनरल भाषा में कह दिया जाता है कि गैसों जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो है गैसीय आवरण है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो फैला हुआ गैसीय आवरण पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है, नहीं तो चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा में भी वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा में क्या है कि इसके वेलोसिटी कम है। जैसे गैसेज है हमारी, गैसों की जो हमारी वेलोसिटी रहती है वो लगभग मान लीजिए 5-6 किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में वो 5-6 किलोमीटर ऊपर की ओर जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो पृथ्वी से निकलने के लिए जो पलायन वेग है वो कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जो है उसके पलायन वेग से वेग अधिक होना चाहिए। जितने भी हमारे रॉकेट वगैरह आप देखते हैं कितनी ज़्यादा जो है उसकी स्पीड रहती है, लगभग 25 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 25 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है जिनसे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। तभी देखिए कि आप जब वो हमारे वायुमंडल में जाती है तो घर्षण होता है, वायुमंडल की परत से बड़ी तेज़ी से घर्षण होता है और बहुत ज़्यादा तापमान उत्पन्न होता है। लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है घर्षण के कारण। इसीलिए इंसुलेटर लगाया जाता है। अगर इंसुलेटर नहीं ठीक है तभी जो है आपका जल जाता है। जैसे हमारी कल्पना चावला वाला आपने केस सुना। हाँ, मैं देखिए जैसे जैसे तापमान अधिक रहेगा वैसे वैसे उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती जाती है। यानी कि जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल में गैसें क्या होती हैं, ऊपर की ओर जाती है और फैलती है। जब गैसें फैलती हैं और तो उनका क्षेत्र फैलता है तो वायुमंडल में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी आर्द्रता को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोस्कोपिक पार्टिकल्स, आर्द्रताग्राही नाभिक, क्योंकि उनको कुछ चाहिए, ऐसे जलवाष्प में थोड़ी ना रुक जाएंगे जाके। तो उसकी एक क्षमता है, जैसे हम हैं आप हैं, हम मान लीजिए खाना खाने की एक क्षमता है, आप 4 रोटी खा सकते हैं, 3 रोटी खा सकते हैं। अगर आपने 3 रोटी खा ली तो अब आप कहोगे कि अब हम नहीं खा सकते, अब हम क्या हो गए, संतृप्त हो गए, सेचुरेट हो गए, अब हम इससे ज़्यादा जो है खा नहीं सकते हैं। तो उसी तरह की जैसे वायु में भी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वायु क्या कहते हैं, हमारी ह्यूमिडिटी को जो है ग्रहण करते हैं। उनकी एक क्षमता होती है, वो उस पर निर्भर करती है कि वहाँ पे कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, कितने क्या कहते हैं जैसे नमक के कण, एरोसोल्स जो होते हैं, सोच कण, वो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हाँ, वैसे वैसे नमी भी बढ़ेगी, नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा अधिक मात्रा में होगा, वैसे वैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जब उसकी पूरी हो जाएगी, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम या 25 ग्राम जो भी, जब उसको उतना मिल जाएगा तो वो कहेगा आप हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उसका संघनन शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। एक प्रकार से नमी है नॉर्मल लाइफ में, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नमी भी बढ़नी चाहिए, है ना। तो अगर टेम्परेचर और बढ़ता जाता है तो नमी भी और बढ़ती जाएगी। हाँ, नमी बढ़ती है। तो फिर सर गर्मियों में ऐसा पॉसिबल है कि गर्मियों में जैसे हम लोग बैठते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है नमी तो उतनी लगती नहीं है। नहीं, नमी लगती है, जैसे धीरे धीरे आप टेम्परेचर उमस बढ़ती है, तो उसी को उमस, हाँ, उसी को उमस के उमस ऐसा क्यों होता है कि जैसे दोपहर का टाइम में टेम्परेचर बढ़ता है तो नमी उस समय कमी होती है। नहीं, देखिए टेम्परेचर आपको दोपहर के समय टेम्परेचर अधिकतम नहीं होता है, आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि पृथ्वी की सतह जो टेम्परेचर आ रहा है वायुमंडल उससे सीधे गर्म नहीं होता है। वायुमंडल पहले पृथ्वी को गर्म करती है, फिर जो है पृथ्वी की सतह से जब रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है और वही हमको तापमान फील होता है, वही हमको तापमान महसूस होता है। कभी आप देखिए गर्मी में आप अपने घर में बैठे हुए लेकिन 12 बजे
1 बजे आपको गर्मी नहीं लगती, गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी कमरे में 5-6 बजे जाते हैं, आपको बैठने की हिम्मत नहीं होती, सोचते हैं निकल कर बाहर चले जाएं। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उमस आपको लगती है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी महसूस होती है। नहीं, देखिए उमस का मतलब एक तरीके से ह्यूमिडिटी ही होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी उमस बढ़ रही है, लेकिन वो अभी संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंची है। जब वो संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है तो वर्षा होती है। तो सर ये स्टेज के मतलब उसमें कैसे डिवाइड करेंगे सर स्टेज कैसे? स्टेज के क्रम में आने से रहना है, सबसे पहली स्टेज में नमी आती है कि आर्द्रता आती है सर? नहीं, नमी ह्यूमिडिटी ही नमी है, वेट रीजन या ह्यूमिड रीजन एक ही को कहा जाता है। वेट रीजन जब ह्यूमिडिटी होगी तभी क्या कहते हैं पानी बरसेगा, तो वेट रीजन। आप किसी को अभी हमने बताया ना, आप चाहे इसको वेट प्लेटो कहिए चाहे ह्यूमिड प्लेटो कहिए, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र चाहे उसको वेट रीजन कहिए चाहे ह्यूमिड रीजन कहिए, एक ही बात है। फर्क इतना है कि पहले ह्यूमिडिटी बढ़ती फिर वर्षा होगी, ह्यूमिडिटी आएगी आर्द्रता आएगी तब वर्षा होगी। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र वहाँ प्रत्येक दिन वर्षा होती है क्योंकि तापमान वहाँ पर अधिक है। जैसे तापमान अधिक है तो जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, और लगभग देखिए वहाँ भी 3-4 बजे होता है। अगर टेम्परेचर 12 बजे सबसे अधिक होता है तो 12 बजे ही वर्षा हो जाती, क्योंकि जैसे फिर उसके बाद तो टेम्परेचर कम होने लगता तो वर्षा उतनी देर नहीं होती। फिर भाई जब टेम्परेचर हमारा अधिकतम है उसी समय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में हमारी अधिकतम है। इसके बाद जो है तभी जब उसकी क्षमता कम हो गई, हमने अक्सर देखा कि फतेहपुर से जैसे बांदा में फ़र्क रहता है, आते हैं तो फतेहपुर में वर्षा होती रहती है लेकिन बांदा में वर्षा नहीं होती, कम होती है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का हमने अंतर पाया। दोनों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का हमने अंतर पाया। हम अभी इधर बांदा में रहेंगे तो देखेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जब फतेहपुर में पहुँचेंगे तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाते हैं। और दूसरा कारण है कि यहाँ की जो लैंड है, लैंड में ऐसी बात नहीं कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो सब एक जैसे ऑब्जर्व करती है और एक जैसे इसको रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। वो पृथ्वी की सतह की बनावट पर निर्भर करती है, पृथ्वी की सतह के बनावट पर भी निर्भर करती है। तो पृथ्वी का जो तापमान है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल का तापमान है, वो वास्तव में सीधे नहीं होता। अगर सीधे वायुमंडल गर्म होता तो हमारा जो अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है वो 12 बजे ही तापमान अंकित किया जाता है, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि अधिकतम तापमान कब अंकित किया जाता है 3 से 4 बजे के बीच में, और न्यूनतम तापमान कब यूज किया जाता है सुबह के 4 से 5 बजे, जबकि न्यूनतम ताप 12 बजे होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी से वायुमंडल को गर्म होने में इतना समय लग जाता है। पृथ्वी की जब किरणें, पहले पृथ्वी खुद गर्म होती है, जब तक गर्म नहीं होगी तब तक रेडिएशन नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ को गैस पे आप चढ़ा दी, तवे को चढ़ाते हैं, आप तवा देखते हैं तो पहले आपको नहीं महसूस होता, लेकिन उसके सामने जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है उसको सामने हाथ रखिए तो आपको लगता है कि बहुत सारी जो है क्या कहते हैं तापमान उसका बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी पहले गर्म हो जाती है, फिर हमारा वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी की सतह पर सीधे किरणें आती हैं और फिर जो है वो वायुमंडल को गर्म करती है, और इस प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो अधिकतम तापमान है, जो इन्होंने कहा कि दोपहर को होना चाहिए था, उससे दोपहर को नहीं होता है, 3 से 4 बजे के बीच में ही होता है। तो थोड़ा सा आपको डेजर्ट भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन समय जो है अब समाप्त हो रहा है, तो हम कल डेजर्ट पढ़ाएंगे आपको, कल डेजर्ट और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। वैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम बताना चाह रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी, तो हम कल आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएंगे, या कहिए कि हम डेजर्ट बताते हैं आपको, बताते डेजर्ट कुछ है तो सुन लीजिए। डेजर्ट क्या होते हैं, मरुस्थल क्या होते हैं, मरुस्थल क्या होते हैं, आप जो डेजर्ट है उनको एक बार कल्पना कीजिए तो क्या पाएंगे वहां पर। हाँ, वो ड्राई रीजन होते हैं, ड्राई रीजन होते हैं, और
मानव जीवन या क्या कहते हैं जीवों के लिए, एनिमल्स के लिए जो है विपरीत यानी कि प्रतिकूल जो है परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। वहाँ प्लांट्स वगैरह भी बहुत आप कम मात्रा में पाए जाएंगे। तो एक तरीके से डेजर्ट क्या होते हैं, मरुस्थली क्या होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं वो एक तरह के शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, जहाँ पर जो है जीवन की जो संभावनाएं होती हैं उनके विपरीत यानी कि उनमें प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं। वहाँ पे आपको जीव जंतु भी कम मिलेंगे और पेड़ पौधे कम मिलेंगे। वो तो कितनी डेजर्ट है, कितना मरुस्थल किस तरीके का है, इस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो हमने आपको बताया कौन सा है, सहारा का डेजर्ट, जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब देखिए इनको हम अगर इनका वर्गीकरण करें तो जनरली 4 प्रकार के हमको डेजर्ट मिलते हैं, 4 प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं। एक तो पहला जो है एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल मिलता है। इसका मतलब कि जो हॉट एंड ड्राई रीजन रहता है, वहाँ पर रेनफॉल जनरली जो रेनफॉल डेजर्ट जो माना गया है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल माना गया है। ठीक, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक, और शुष्कता रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अब एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल जनरली क्या होते हैं, वार्म एंड ड्राई रीजन होते हैं, जहाँ पर तापमान कम है और वाष्पीकरण, तापमान कम नहीं सही, तापमान अधिक है और वाष्पीकरण अधिक है, लेकिन रेनफॉल क्या है, हाँ, वर्षा जो होती है वहाँ पर, जैसे इन्होंने कहा एकदम सही है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स जो आते हैं हमारे, वहाँ पर जो है वर्षा कम होती है। आपने देखा, अब चूंकि क्लाइमेटोलॉजी में सारी बातें करेंगे इसलिए हम यहाँ नहीं करें कि अधिकतम तापमान सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर लंबवत चमकता है। जानते हैं आप सूर्य की किरणें सीधी को लगभग सीधी तो केवल 2 ही दिन पड़ती है, लेकिन लगभग सीधी पूरे वर्ष भर पड़ती है। लेकिन फिर भी अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित नहीं किया जाता है। अधिकतम तापमान कहाँ पर, कर्क रेखा के निकट ही अंकित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी कम होती है। हमारे कर्क रेखा जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है हमारे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, प्रति चक्रवात की दशाएं होती है, जिससे कि वर्षा वहाँ पर कम होती है। तो तापमान भी अधिक हो गया और वर्षा भी कम हो गई, इसलिए वहाँ पर ताप जो क्या है, वहाँ पर डेजर्ट अधिक पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर तो तापमान तो अधिक है लेकिन वर्षा प्रत्येक दिन होती है, इसलिए तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सूर्य की किरणें तो पूरे साल भर लगभग चमकती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन प्रत्येक दिन वर्षा भी होती है, जिसे हम लोग 3 or 4 o'clock रेनफॉल कहते हैं, 3 अथवा 4 बजे की वर्षा कहते हैं, प्रत्येक दिन होती है। इसीलिए यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। तो एरिड डेजर्ट, जैसे हमने आपको बताया कि सहारा मरुस्थल है, आपका अरब मरुस्थल है, ये सब क्या, ये अरब मरुस्थल है, ठीक, ये आपके एरिड डेजर्ट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से सेमी एरिड होते हैं, अर्ध शुष्क, सेमी एरिड होते हैं, अर्ध शुष्क यानी कि जहाँ पर जीवन की थोड़ी बहुत संभावनाएं होती है। जैसे थार डेजर्ट का आप जो है पूर्वी भाग देखेंगे, वहाँ पर जो है आपको जीवन की संभावनाएं, यानी वहाँ पर आपको जो है थोड़ी बहुत, यानी कि जो एरिड की अपेक्षा जो है अनुकूल दशाएं दिखाई देंगी। इसी तरीके से कोल्ड डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, शीत, जैसे हमारा अंटार्कटिक का भी हमने बताया कि अंटार्कटिक का डेजर्ट है, अंटार्कटिक भी मरुस्थल है क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो कोल्ड डेजर्ट होते हैं। हाँ, एक कोस्टल डेजर्ट, तटीय, ये 4 डिवीजन किए गए हैं, बाकी कोई इसकी बहुत ज़रूरत नहीं थी। कोल्ड डेजर्ट
अरे ये कोस्टल डेजर्ट जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, इसके साउथ दक्षिण पश्चिम में माओज़ोवे डेजर्ट पाया जाता है। ये तटीय क्या कहते हैं, अटाकामा डेजर्ट जो चिली का है, अटाकामा डेजर्ट। तो ये मरुस्थल है। वैसे बहुत सारे मरुस्थल हैं, हमने आपको बताया था कि सहारा हो गया, बोत्सवाना में मुख्य रूप से कालाहारी डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, सैंडी डेजर्ट हो गया, सिम्पसन डेजर्ट हो गया। ठीक इस तरीके से आपके डेजर्ट पाए जाते हैं। अटाकामा हो गया, यहाँ पटागोनिया का भी डेजर्ट पाया जाता है। भारत में थार का डेजर्ट पाया जाता है। ठीक, लीबिया में लीबिया का डेजर्ट पाया जाता है। तो इस तरीके बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। गोबी का डेजर्ट है जो मंगोलिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। ठीक, हाँ बताइए। ये 4 टाइप्स डेजर्ट है, बाकी में हाँ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट जो है आप ये तो जनरल क्लासिफिकेशन दोनों सही है। आप अपना जो क्या कहते हैं अपना आपको मत देना चाहिए। ऐसा नहीं रहता क्लासिफिकेशन कह दे कि आप यही सर्वमान्य, अगर ऐसा सर्वमान्य होता ऐसा होता तो ये डिवीजन न दिया जाता। आप जलवायु का आधार पर एरिड सेमी एरिड कोल्ड डेजर्ट 3 तरीके की बता सकते हैं। एरिड सेमी एरिड बता दीजिए। हाँ एग्जाम की बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखिए उसमें एग्जाम्पल सही लिखिए। बस मेन होता है नहीं ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से करें। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ द, जैसे उन्होंने दिया है कि आप दिस डेजर्ट इज द कोल्ड डेजर्ट या कोस्टल डेजर्ट पूछ लिया गया, तो कोस्टल डेजर्ट आप बताएंगे कि नहीं आप बताएंगे, अटाकामा डेजर्ट है आपका, लेकिन आपको वहाँ पे कोस्टल डेजर्ट लगाना होगा। ये क्वेश्चन पूछने के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन क्या पूछे। हाँ नहीं तो उसमें जो ऑप्शन दिए हो, देखिए आप इसको देखिए एक से भी है कैसे भी है उस हिसाब से क्या तो आप उस क्वेश्चन को लाइक पूरा तो वो आपकी बात, क्योंकि मेन होता है बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन पूछने के आधार पर उसका सही आंसर क्या है। आप ऐसे नहीं बता सकते कि 2 तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं, आप ऐसे नहीं। हम आपको बताते हैं, अभी आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़े जाते हैं, बायो की पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं या इकोसिस्टम के, उसमें आपको कहीं 2 भी मिलता है, कहीं पर ठीक। आप उसमें तो क्वेश्चन पूछने के आधार पर अगर 2-3 नहीं है तो 2 है, 2 नहीं है तो 3 आपका आंसर होगा। अगर आपका वैध में दोनों है तो फिर आप 2 पे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जैविक और अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक एंड वो एनर्जी कंपोनेंट ले लेते हैं, लेकिन एनर्जी कंपोनेंट किसमें आ जाता है, आप बायोटिक। जबकि सवेन सिंह ने खुद लिखा है, ऐसी बात नहीं है, जो हमारे सवेन सिंह, डॉक्टर सवेन सिंह है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, तो वो उन्होंने भी 3 लिखा है। जबकि इन्वायरमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्वायरमेंट जो पर्यावरण गोल है एक तरीके से उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है अपने भारत में। तो इस तरह का मेन होता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। ऐसे मेंस में लिखने के लिए आ गया तब तो आप जनरल क्लासिफिकेशन आप कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहे बायोटिक अबायोटिक एनर्जी कंपोनेंट लिखिए तब भी सही है, और बायोटिक अबायोटिक लिखिए तब भी सही है। मान लो कापी जांच, मान लो भाई आपकी कापी चेक कर रहा हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर दूँगा, लेकिन मैंने कि क्वेश्चन के आधार कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपके सामने ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप उनको ला सकते हैं, क्लास के बाद जो आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आपको और कुछ पूछना हो तो पूछिए।